नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस। यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे दोनों बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को, जो आपको सिखाएगा कि कैसे एनालाइज करना है एक बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कॉज को और इफेक्ट को। जब भी कोई इवेंट होता है, चाहे फाइनेंशियल हो या इकोनॉमिक हो, जो आपके लोन्स, आपके जॉब्स और आपके पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये अफेक्ट कर रहा है हमारे एक्सपोर्टर्स को। इंडिया के एक्सपोर्टर्स को परेशानी हो रही है वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट से। यस, हम लोग इसराइल, ईरान, अभी लेबनान, ये सारी न्यूज़ चीज़ें हम लोग न्यूज़ पे सुनते रहते हैं आजकल, एंड इससे काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो कई सारे इंडिया में एक्सपोर्टर्स हैं, और इंडिया तो एक्सपोर्ट, मैं बोलता हूँ एक्सपोर्ट हब बनना चाहता है कि एक्सपोर्ट करे और चीज़ें, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है जिनका काम एक्सपोर्ट का है, क्योंकि जिन मार्केट्स में वो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे काफ़ी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, काफ़ी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स काफ़ी एंशियस हो गए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे इज़राइल, लेबनान और ईरान 3 मेजर कंट्रीज़ हैं जो इन्वॉल्वड हैं इसमें, और डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना आगे बढ़ जाए कि जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाए, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ जाए, ऑयल के दाम बढ़ जाए। तो अगर ये कंपाउंड हो जाते हैं, जैसे कि अब वर्कर स्ट्राइक हो गया ईस्ट और गल्फ कोस्ट पोर्ट्स में यूएस के, काफ़ी बड़ा स्ट्राइक है ये, आपने ज़रूर न्यूज़ में देखा होगा। जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो हर जगह जो ट्रेडिंग, चाहे मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट के रूट्स हैं या फिर डेस्टिनेशन है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही है हमारे एक्सपोर्टर्स को, एंड इसीलिए थोड़ा डर का माहौल है हमारे एक्सपोर्टर्स के बीच में। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया बड़ी तेजी से, तो एंड ब्रेंट क्रूड आप देखिए 2 दिन से बढ़ ही रहा है। और इसके रीजन जो है, अब काफी सारे लोग बोलेंगे कुछ और रीजन है, ये रीजन, लेकिन मेजर रीजन देखिए कॉन्फ्लिक्ट ही है। जहां वॉलेटिलिटी आ जाए या अनसर्टेनिटी आ जाए मिडल ईस्ट में, तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं, और जब ये ऐसा होता है तो काफी लोग परेशान होते हैं इससे। स्पेसिफिकली जब महंगाई दर, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है अभी हमारे लिए, कि हम इसे कंट्रोल करें और रेट कट्स करने शुरू करें। अगर इसी बीच क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ने लग गए तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला है हम सबके लिए। एंड सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सबकी, चाहे आप यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, किसी की भी बात करें। तो ईरान एक की ऑयल सप्लायर है, और डिस्पाइट सैंक्शंस या फिर इन पे और अगर टफर सैंक्शंस लगा दिए गए, तो यहाँ पे क्रूशल सप्लायर हमारा चला जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं और रीजनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के न्यूज के बाद अगर आप देखें, ग्लोबल मार्केट्स भी कल काफी नीचे थे। जब इंडिया में छुट्टी थी 2 अक्टूबर की, तो निक्के आप देखिए, निक्के 225 2.2% नीचे था, कॉस्पी 1.2%, डैक्स 0.4%, एस&पी 500 जो यूएस का इंडेक्स है ये हमें पॉजिटिव दिखा है, बट ये बिल्कुल फ्लैट ही है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट सब चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। टू व्हीलर सेल्स एंड टॉप गियर बिफोर फेस्टिवल सीजन। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, और उन्होंने अगर टू व्हीलर ऑटोमोबाइल सेगमेंट में इन्वेस्ट किया है, तो वो तो बड़े खुश होंगे इस फेस्टिवल सीजन में। क्यों? क्योंकि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, काफी बढ़िया सेल्स के नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। और वैसे ही अगर आप देखें, प्रॉब्लम्स फोर व्हीलर में वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, फोर व्हीलर वाले ज्यादा खुश नहीं है। तो जितने भी डबल डिजिट ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहे हैं डोमेस्टिक सेल्स में, वो देखने को मिल रहे हैं टू व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी में, जैसे कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, टीवीएस। यहाँ पे 9 से 28% तक की ग्रोथ है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, इतना बढ़िया डिमांड है। एंड जो डोमेस्टिक सेल्स है, इसमें दिख रहा है कि बहुत बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है। 16% राइज है टू व्हीलर सेल्स में एज कंपेयर टू सेम पीरियड 2023 से आप कंपेयर करें तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। रूरल मार्केट्स में बहुत बढ़िया मानसून हुए, जिसकी वजह से इस बार सरप्लस लोगों के पास सेविंग्स हो सकती हैं, या मैं कहूंगा डिस्पोजेबल इनकम बढ़िया रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो हैं अभी हमें नजर आ रही हैं, इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज। यहाँ पे कंपनी गियर अप कर रही है फेस्टिव सीजन के लिए। यहाँ डिमांड 100 सीसी की बाइक्स, 125 सीसी की बाइक्स, प्रीमियम सेगमेंट्स, हर जगह डिमांड बहुत बढ़िया है। होंडा मोटरसाइकिल्स ने 9% की इंक्रीज रिकॉर्ड किया डोमेस्टिक सेल्स में। टीवीएस ने तो 23% का ग्रोथ डोमेस्टिक सेल्स में रिकॉर्ड किया। एंड टू व्हीलर सेगमेंट में सारे मैन्युफैक्चरर्स एंड जितने भी हमारे कंपनीज हैं, चाहे इंडियन हो या फॉरेन हो, बहुत ही बढ़िया कर रही है। इंडिया में एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो हीरो मोटरकॉर्प्स के तो एक्सपोर्ट्स भी 21% से बढ़े हैं, और होंडा के करीब 34% बढ़े हैं ओवरसीज सेल्स में
टीवीएस ने यहाँ पे 11% का बूस्ट दिखाया है एक्सपोर्ट्स में। तो हमारी जो टू व्हीलर कंपनीज है ना, ये एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा करती है। अगर आप यूके वगैरह का डेटा देखें तो आप देखेंगे कई बार कई साल ऐसा रहा है कि वहां पर जो बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल रही है वो रॉयल इनफील्ड रही है। जी, इंडियन मोटरसाइकिल्स वहां पे बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे टू व्हीलर मार्केट ने बाहर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से काफी पॉपुलर है वो बाहर भी। एंड यही रीजन है कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, किसी से भी पीछे नहीं है। तो इनके जो इन्वेस्टर्स हैं ऑफ कोर्स इन्होंने भी अच्छे खासे रिटर्न्स बनाए अपने इन्वेस्टमेंट में पिछले 5 साल में, जिसने भी टू व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनीज में निवेश किया है। फोर व्हीलर्स के लिए हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हमें और डेटा देखना होगा। रूपी ओवर वैल्यूड वर्सेस की करेंसीज डिस्पाइट न्यू लोज अगेंस्ट डॉलर्स। इस आर्टिकल का कहना है कि रुपया हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड हो गई है की करेंसीज के अगेंस्ट डिस्पाइट न्यू लोज अगेंस्ट डॉलर। तो डॉलर के अगेंस्ट तो रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी करेंसीज है जिनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो ये हमें जानना देखना होगा कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि रुपया डॉलर के अगेंस्ट सिर्फ कमजोर हो रहा है एंड बाकी करेंसीज करेंसीज के अगेंस्ट काफी मजबूत। तो रूपी ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है स्पेसिफिकली दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट, और नए जबकि रिकॉर्ड लोज इन्होंने हिट किए हैं हमारे रुपए ने किसके अगेंस्ट, दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट। अगर आरबीआई का अगर आप देखें तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यहाँ पे ये 5.5% अबव है अपने फेयर वैल्यू के, जिसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि रुपया बहुत ही ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप देखिए जो स्लाइट ईजिंग हुई क्योंकि यूएस में रिसेशन का डर था और अनवाइंडिंग हुआ यन कैरी ट्रेड्स का, जिसकी वजह से इंडियन करेंसी पे भी काफी प्रेशर आया और रुपया चला गया 83.99 अगेंस्ट डॉलर्स। इन्वेस्टर्स ने क्या किया, यन से पैसे निकाले और जो युआन फंडेड कैरी ट्रेड्स थे वो थे इन फेवर ऑफ ग्रीन बैक। ग्रीन बैक किसको बोलते हैं, ग्रीन बैक बोलते हैं हम यूएस की करेंसी को। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉलर्स की, तो यूएस की करेंसी को कहा जाता है ग्रीन बैक। एंड अगर आप देखें तो इसकी वजह से रुपी क्रिटिकल $84 का मार्क जो है वो ब्रीच नहीं कर पाया है। REER ये क्या है, हमने अभी पढ़ा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये एक वाइडली यूज मेजर है करेंसी की वैल्यू को मेजर करने का एज कंपेयर टू उसके की ट्रेडिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट। तो वैल्यू अगर 100 से ऊपर है तो इंडिकेट करता है कि वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है। फॉर द लास्ट डेकेड अगर आप देखेंगे रुपी इस बेंचमार्क से ऊपर ही रहा है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो REER का मेजर है ये मॉडरेट होगा फर्दर जब इंडिया रेट कट करेगा, आरबीआई हमारा रेट कट करना शुरू करेगा और जब इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आना शुरू होगा। तो और जब ऐसा होगा तो लेकिन ये भी एडवांटेज है कि फॉरेन करेंसी में हमारे पास पैसा आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगाना जरूर शुरू करेंगे हमें लगता है जब रेट कट्स आने शुरू होंगे, और यही रीजन है कि इससे रुपया थोड़ा स्टेबल भी होगा। तो ऐसा नहीं कि आरबीआई ने अगर रेट कट कर दिए और हमारी महंगाई कम हो गई तो रुपया नीचे गिरने लग जाएगा, नहीं, फॉरेन से सपोर्ट भी आना चाहिए, वी विल एक्सपेक्ट। और रुपया ओवर वैल्यूड है बिकॉज वो मूव नहीं किया है ज्यादा अगेंस्ट अदर करेंसीज, पर्टिकुलरली अगर आप देखें डेवलप मार्केट, ये डेवलप मार्केट्स ने ज्यादा फ्लक्चुएट किया है। एंड कोविड पैंडेमिक की बात करें तो ओवर वैल्यूएशन चला गया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन डेवलप मार्केट्स में काफी तेजी से बढ़ गए थे। डेवलप मार्केट्स में 9% का इन्फ्लेशन हमें नहीं देखने को मिलता, बहुत एबनॉर्मल था कोविड के वक्त पे। और जब इन्फ्लेशन काफी नीचे आ गया है डेवलप मार्केट्स में, वो भी इंडिया से भी ज्यादा तेज जो एक्सपेक्टेड था, तो ओवर वैल्यूएशन रहेगा, ऑल्दो ये लेसर डिग्री पे रहेगा। तो जो रुपी है वो रिलेटिवली स्टेबल रहा है वर्सेस डॉलर, जहां 0.59% का डिप्रिसिएशन देखने को मिला, मतलब ये 0.59% नीचे गिरा है डॉलर के अगेंस्ट। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप डॉलर इंडेक्स की बात करें, मैं हमेशा बताता हूं डॉलर इंडेक्स एक इंडेक्स है जहां डॉलर की वैल्यू की जाती है अगेंस्ट बास्केट ऑफ अदर करेंसीज, जैसे कि आप यूरोपियन करेंसीज ले लीजिए और दूसरी जापानीज करेंसीज ले लीजिए, एंड यूएस के परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है यहाँ पे। तो एशियन करेंसीज में रुपी थर्ड मोस्ट स्टेबल था डॉलर के अगेंस्ट। एंड रुपी का बेस्ट परफॉर्मिंग या वर्स्ट परफॉर्मिंग इससे नहीं फर्क पड़ता, हमें स्टेबिलिटी से फर्क पड़ता है। देखिए करेंसी हम हमेशा बात करते हैं कि जितनी स्टेबल रहे उतना बढ़िया है, जितना प्रेडिक्टेबल रहे ना करेंसी उतना अच्छा है किसी भी कंट्री के लिए। एंड रिमार्केबली जो रुपी है इसने डिस्प्ले किया है नियर हिस्टोरिक स्टेबिलिटी करंट ईयर 2023 में, जो जहां पर इन्होंने लोएस्ट वॉलेटिलिटी रिकॉर्ड किया 30 साल में। तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं उनको बहुत अच्छा सिग्नल देता है। स्पेसिफिकली आप ऐसे सोचिए, क्या आप ऐसी कंट्री में पैसा लगाना चाहेंगे जहां करेंसी ही 50-60% डिप्रिशिएट हो जाए? अब सोचिए आपने इंडिया में अगर पैसे लगाए होते, आप बाहरी निवेशक हैं और आपने 100 रुपए लगाए इंडिया में, लेकिन 100 रुपए जो है आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा दे रहा है, आपको दे रहा है 200 रुपए हो गए वो,
बढ़ करके। स्टॉक में आपने किसी लगाया, लेट्स से कंपनी में इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर पता चलता है कि इंडिया की जो करेंसी है वो ही बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गई है और ₹100 की जो करेंसी था उसकी वैल्यू सिर्फ ₹30 रह गई है। तो जो पैसे आपके डबल भी हुए होंगे, उसकी वैल्यू एक्चुअली अब आप नुकसान में चले जाएँगे, अगर आप देखेंगे रियल वैल्यू करेंसी के टर्म्स में तो। तो ये एक काफ़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है एंड देखिए इससे काफ़ी अच्छा संदेश जाता है कि आप इंडिया में आइए, निवेश कीजिए, हमारी करेंसी बहुत ही स्टेबल है, किसी भी चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये संदेश जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को एंड ज़रूर वो देखेंगे कि जब जापानीज़ जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में करेंसीज़ इतनी वॉलेटाइल रही हैं, तो रुपया वहाँ पे अगर इतना अच्छा परफ़ॉर्म करे तो इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया इमेज ये क्रिएट करता है, मैं कहूँगा। काफ़ी बढ़िया इमेज क्रिएट करता है इन द आइज़ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे जिसमें रुपया बहुत बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है एंड हमें ऑफ कोर्स बहुत ही खुशी होगी ये देख के कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे, रुपया स्टेबल रहे, ना कि एकदम मजबूत हो जाए या फिर एकदम ही कमजोर हो जाए। नाउ विल टॉक अबाउट वैल्यूएशन अपग्रेड्स लाइकली फॉर पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के बारे में कुछ एनालिस्ट ने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, कुछ अपने व्यूज दिए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पावर ग्रिड आप सब जानते होंगे, एनटीपीसी होगी, पावर ग्रिड हो गई, टाटा पावर हो गई, ये सिमिलर सेगमेंट की कंपनीज हैं, सारी पावर कंपनीज हैं और बहुत ही बढ़िया ट्रेंड में है, मैं कहूंगा। काफी आजकल देखेंगे बढ़िया पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने रिसेंटली कहा कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान आया 2023-32 का हम लेकर आ रहे हैं सेंट्रल और स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। और देखिए मैं न्यूज इसलिए आपके के लिए पढ़ रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप पावर ग्रिड में इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो है तो ये बहुत जरूरी है कि आप देखिए कि पावर स्टॉक्स है या नहीं है, क्योंकि इंडिया में पावर को लेके आगे काफी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमें सोलर पावर क्रिएट करना है, चार्जिंग स्टेशन क्रिएट होंगे नए नए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, पावर कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए एसी के सेल्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और रेफ्रिजरेटर के, तो ये चलेगा किससे? पावर से। प्लस हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे हम बांग्लादेश, नेपाल, आसपास सारी कंट्रीज को हम पावर एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वहां भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो करीब करीब $110 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो जो सबसे स्मार्ट लोग हैं, मैं कहूंगा सबसे जो अमीर लोग हैं, सबसे ज्यादा पैसा है, अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वी शुड नॉट इग्नोर दिस। और हम रिन्यूएबल पेनिट्रेशन इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी चाहे विंड हो या जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही हो, उन्हें हम ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स में। तो जो ट्रांसमिशन मेजर है, पावर ग्रिड का काम ट्रांसमिशन है, ये बल्क ऑफ ट्रांसमिशन केपेक्स अपॉर्चुनिटी कैप्चर करेगा। फुल डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पावर ग्रिड बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पोजीशन है, इनका कहना है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, जहां पे एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा 9.2 ट्रिलियन रुपीस। और यहाँ पे जो राइजिंग डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, इसको फुलफिल करने के लिए ये इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन भी ग्रिड में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है इंडिया का, इसके बारे में हमने काफी बार कवर किया है। इसमें भी काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी, क्योंकि इसे भी ग्रिड से इंटीग्रेट किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी को हम बढ़ाने वाले हैं और यहाँ पे ओवरऑल हम पूरा ओवरहॉल करने वाले हैं, काफी बढ़िया रिवैम्प करने वाले हैं इंडिया में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का जनरेट करने की, चाहे बात करो चाहे आप ट्रांसमिशन की बात करो। तो अप्रूवल ग्रांट हुआ है करीब 50 गीगावाट ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स का, आईएसटीएस का भी। एंड यहाँ पे काफी बढ़िया बेनिफिट देखिए, ईवी चार्जिंग स्टेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी सारी चीजें आ रही हैं कि इंटर ऑपरेबल नेटवर्क बन जाए, कि सारी कार्स, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक कंपनी का पावर स्टेशन है और वहां पे वही कंपनी वाले चार्ज करेंगे, नहीं। हमें ये नहीं चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे शेयरिंग हो, एक ऐसे ईवी चार्जिंग स्टेशन हो जहां पे आप कोई भी गाड़ी लेकर जाएं एंड अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाए। जो गवर्नमेंट का प्लान है कि वो ऐसा हो, चाहे आपके पास ट्रक्स हो, कार्स हो या फिर आपके पास टू व्हीलर ही क्यों ना हो। तो इस आर्टिकल में काफी सारे प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, थर्मल कैपेसिटी की बात की जा रही है कि पीक डिमांड को मीट किया जाए, बेस लोड रिक्वायरमेंट्स बढ़ाने की बात की जा रही है, जिससे काफी बेनिफिट मिल सकता है पावर सेक्टर की सारी ही कंपनीज को। बट इस रिपोर्ट में इन्होंने चुना है पावर ग्रिड को इन्वेस्टमेंट के लिए। सो जरूर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें, ये कोई एडवाइस नहीं है, बट वी वांटेड टू डिस्कस कि पावर सेक्टर में आगे क्या क्या चीजें हैं होने को, जो आगे हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज भी हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें या पीएसयू की, जो बहुत अच्छे से पोजीशन है। बात करूंगा येलो मेटल की। हम सबका फेवरेट इंडिया में है येलो मेटल, जिसे हम कहते हैं गोल्ड। बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे चुका है। मतलब आप देखेंगे पिछले 2 सालों में जिसने कहीं भी अगर गोल्ड खरीदा है, तो बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे देख रहा है कि गोल्ड आ चुके हैं। एंड ऐसा क्यों हो रहा है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं? क्या गोल्ड सबसे बढ़िया एसेट हो गया है जो इसके दाम बढ़ रहे हैं? और गोल्ड के दाम क्यों बढ़ते हैं? किसी कंपनी के दाम तब बढ़ते हैं जब उसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, लेकिन गोल्ड तो कोई कंपनी नहीं है।
राइट? और गोल्ड कोई ज़मीन भी नहीं है, कोई ऐसी यूटिलिटी भी हम उसकी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो गोल्ड के दाम बढ़ने के कुछ बहुत सारे तरीके हैं। गोल्ड अभी आ गया है अनचार्टेड टेरिटरी में, मतलब लाइफ हाई पर चल रहा है और इसका सबसे पहला रीज़न न्यूज़पेपर ने आपको बताया है क्या? ईरान। जहां वेस्ट एशिया, ईरान, इजराइल और लेबनान, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब भी हमने बताया था कि गोल्ड को क्या बूस्ट करता है? बैड न्यूज। जहां बैड न्यूज है, जहां लोगों को डर हुआ, लोग सीधा गोल्ड खरीदने लगते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। और वहां पे हमें दिखता है कि गोल्ड के प्राइस में भी ये रिफ्लेक्ट होने लगता है, गोल्ड बढ़ने लगता है। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई बैड न्यूज आ रहा हो ना, आप देखेंगे गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में बुलिश सेंटीमेंट आ चुका है। मार्केट एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 ईयर टारगेट करीब 2900 से 3200 डॉलर हो सकता है पर आउंस। एंड पिछले एक साल में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है गोल्ड ने। इसके रीजंस क्या बताए गए? एक तो ब्याज दर घटे हैं यूएस में, जिसकी वजह से बुलिश ट्रेंड क्रिएट हो गया गोल्ड में। चाइना ने स्टिमुलस दिया है, जिसकी वजह से, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेके भी यूएस में आप देखिए काफी अनसर्टेनिटीज है। तो अनसर्टेनिटीज ये प्रमोट करती हैं क्या? गोल्ड बाइंग को। जहां डर होता है वहां गोल्ड में लोग बाय करते हैं, क्योंकि उसको सेफ हेवन एसेट माना जाता है, सेफ एसेट माना जाता है। तो इजराइल के एक्शंस जो हैं, जिसकी वजह से आगे वॉलेटिलिटी रहेगी, रिटेलिटरी स्ट्राइक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग पैसा कहां लगा रहे हैं फिर? इसलिए गोल्ड में। अगर आप देखिए यूएस की मैं बात करूं, तो जब काफी अभी देखेंगे अग्रेसिव हाफ पॉइंट परसेंटेज पॉइंट का रेट कट देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं फेड का फोकस है कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे कुछ लोग देख रहे हैं कि गोल्ड जो है क्या वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है, कि थोड़ा यहाँ पे रेस्ट ले सकता है, बहुत कूल होने की जरूरत है, काफी ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है ये। तो कुछ लोगों का कहना है कि 2700 के अराउंड, $2700 क्या अराउंड अगर आप देखें, तो गोल्ड टेक्निकली ओवरबॉट है। बट ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड ये टेक्निकल रीजन होता है। जब कोई बड़ी अनसर्टेनिटी आए ना, और ये न्यूज के बेसिस पे क्योंकि ये काम हो रहा है, देन यू कैन नेवर प्रेडिक्ट ये लेवल्स को कि क्या होने वाला है। बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है गोल्ड में, जो ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही होते हैं, उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दे आर ऑलवेज हैप्पी। तो यूएस की अगर बात करें, तो वहां पे यूएस में रियल रेट्स डिक्लाइन हुए हैं, सीजनल रिकवरी आई है ज्वेलरी कंजम्पशन में, एंड सेंट्रल बैंक परचेजेस, ये डिस्कस मैं करूंगा, ये बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया भर में अगर आप देखें, तो आरबीआई से लेके पीपल्स रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना जो है, ठीक है, बैंक ऑफ चाइना भी है, और इसके अलावा अगर आप फेड को देखें, इसके बाद आप बात करें रशियन सेंट्रल बैंक की, सब के सब एक चीज सबका कॉमन है, वो क्या है? वो है गोल्ड बाइंग। सब बिल्कुल जम करके गोल्ड बाय कर रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों से। अब सेंट्रल बैंक्स को ना हम बहुत ही स्मार्ट समझते हैं, ठीक है? सब लोग मानते हैं कि ये अगर कुछ कर रहे हैं ना, तो जरूर कुछ ना कुछ रीजन होगा। बिना किसी लॉजिकल रीजन के ये कुछ नहीं करते, एंड इनके पास बहुत ही अच्छा ओवरसाइट होता है फ्यूचर को लेके, इनके पास काफी बढ़िया इंसाइट्स होते हैं। तो ये अगर कुछ कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं इस वक्त? ये बहुत ही ज्यादा हैवी क्वांटिटीज में एग्रेसिवली गोल्ड बाय कर रहे हैं। इवन इंडिया में भी हमें देखने को मिला है। सो ये भी एक रीजन रहा है कि ग्लोबली गोल्ड का डिमांड बहुत अच्छा रहा है, और गोल्ड के प्राइस भी इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं। एंड जितने भी एनालिस्ट हैं, वो गोल्ड के प्राइस को भी रिवाइज कर रहे हैं। सब काफी ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए अभी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। एंड आप देखिए, आज हमने काफी सारी चीजें कवर की। हमने टू व्हीलर ऑटोमोबाइल से लेके पावर सेक्टर को कवर किया। इसके अलावा हमने गोल्ड की भी बात की है, अगर आप देखें, क्योंकि गोल्ड भी प्राइमरली आप अपने घर में पूछेगा, अपने मॉम डैड से या फैमिली से, सबके पास, दादा दादी, सबके पास कुछ ना कुछ गोल्ड जरूर होता है। हमने रुपए की भी बात की कि रुपया किस तरीके से अभी दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट स्टैंड कर रहा है, काफी स्टेबल रहा है रुपया, जो काफी बढ़िया इंडिकेटर है हमारी करेंसी के लिए। एंड दूसरा हमने बात की क्रूड ऑयल की, तेल के दाम की बात की, क्योंकि तेल के दाम अफेक्ट होते हैं किससे? अनसर्टेनिटी से। जैसे गोल्ड के दाम भी बढ़ते हैं जब कुछ अनसर्टेन हो जाए, वैसे ही क्रूड ऑयल के दाम, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ रही है हमारे वेस्ट एशिया में, इसकी वजह से बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।